नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज में नॉन टेक में सैम्पलिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रूल मतलब कैसे डिसीजन लेना है, पूरा सिस्टम इस सिंपल रूल पर चलता है। जैसे कि अगर डी जो है, डी लेस और इक्वल टू सी है, तो अपन लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब डिफेक्टिव लिमिट्स के अंदर है। अगर डी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, तो लॉट को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब डिफेक्टिव आइटम्स लिमिट से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं। तो स्टार्ट में क्या है, टोटल लॉट से एक रैंडम सैंपल एन लो, मतलब जैसे कि पीछे देखे थे 8000 से 800 आइटम्स ले लिए थे। फिर उसको इंस्पेक्शन करना है, सैंपल के सारे आइटम्स को चेक करो और देखो कितने डिफेक्टिव्स, मतलब डी कितने हैं, डिफेक्टिव्स आइटम कितने हैं। देन डिसीजन पॉइंट चेक करो कि क्या डी डी और सी के बीच में रिलेशन चेक करो। अगर डी लेस और इक्वल टू सी है तो लॉट को एक्सेप्ट करो, और डी अगर ग्रेटर देन सी है तो लॉट को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। देन पोस्ट रिजेक्शन, अगर लॉट रिजेक्ट हो गया है तो या तो उससे सप्लायर को वापस कर दो, या फिर 100% इंस्पेक्शन करो, हर एक आइटम को चेक करो, ठीक है। इसका समरी क्या है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान सबसे सिंपल और कॉमन मेथड है, लेकिन ये सबसे एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें बड़ा सैंपल लेने पड़ता है सही डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, डबल सैम्पलिंग प्लान के बारे में समझाया गया है। ये क्वालिटी कंट्रोल का एक मेथड है, जहाँ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन दो स्टेजेस में लिया जाता है। इसका मेन लॉजिक ये है कि अगर पहला सैंपल क्लियर रिजल्ट नहीं देता तो हम एक दूसरे सैंपल लेकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसको देखते हैं। जैसे वही टर्मिनोलॉजीज, जैसे कैपिटल एन लॉट साइज, स्मॉल एन फर्स्ट एन वन फर्स्ट सैंपल साइज, सी वन फर्स्ट सैंपल के लिए मैक्सिमम अलाउड डिफेक्टिव्स, मतलब एक्सेप्टेंस नंबर, एन टू सेकेंड सैंपल साइज, सी टू दोनों सैंपल्स को मिलाकर एन वन प्लस एन टू मैक्सिमम अलाउड डिफेक्टिव्स कितने हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट को देखते हैं, फ्लो चार्ट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, सबसे पहले एन वन पीस को इंस्पेक्ट करो, देन डिफेक्टिव्स चेक करो, ठीक है। अगर डिफेक्टिव सी वन से कम या बराबर है, मतलब इफ़ डी वन सी वन से कम या बराबर है, डी वन इज लेस और इज इक्वल टू सी है, तो एक्सेप्ट लॉट को एक्सेप्ट करो। अगर डिफेक्टिव सी टू जो है सी टू से ज़्यादा है, मतलब डी वन ग्रेटर देन सी टू, तो लॉट को रिजेक्ट कर दो। तीसरा, डाउट के केस में, अगर डिफेक्टिव सी वन और सी टू के बीच में है, मतलब दिस केस सी वन डी वन एंड सी टू, ठीक है, सी वन, अगर डिफेक्टिव इसके बीच में है तो डिसीजन पेंडिंग रखो और सेकंड सैंपल लो, ठीक है। सेकंड इंस्पेक्शन में एन टू पीस का दूसरा सैंपल लो, ठीक है, एन टू का सैंपल लो। फाइनल डिसीजन, अब पहले और दूसरे सैंपल के टोटल डिफेक्टिव्स को ऐड करो, मतलब डी वन प्लस डी टू को ऐड करो। अगर टोटल डिफेक्टिव सी टू से कम या बराबर है, मतलब डी वन प्लस डी टू लेस और इज इक्वल टू सी टू है, तो लॉट को एक्सेप्ट कर लो। अगर सी टू से एक्सीड कर गया तो लॉट को फाइनली रिजेक्ट कर दो, मतलब डी वन प्लस डी टू ग्रेटर देन सी टू हो गया है, तो लॉट को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, कम इंस्पेक्शन करना पड़ता है, लेस इंस्पेक्शन। सिंगल सैम्पलिंग के मुकाबले इसमें एवरेज इंस्पेक्शन कम करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लॉट्स पहले स्टेज में ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या है, सप्लायर को लगता है कि उन्हें सेकंड चांस मिल रहा है, जो बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है कुछ इसके, कॉम्प्लेक्स होता है इसका रिकॉर्ड कीपिंग और प्रोसीजर सिंगल सैम्पलिंग से थोड़ा, इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग और प्रोसीजर है वो सिंगल सैम्पलिंग से थोड़ा मुश्किल होता है। वेरिएबल वर्कलोड, कभी सिर्फ एक सैंपल चेक करना पड़ता है तो कभी दो, इससे प्लानिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है यहाँ पे मल्टीपल सैम्पलिंग, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग और को इक्वल को समझाया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान क्या है, ठीक है। इस प्लान में डिसीजन लेने के लिए हम दो से ज़्यादा सैंपल्स इंस्पेक्ट करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले एक इनिशियल सैंपल लेते हैं, ठीक है। अगर डिफेक्टिव लोअर लिमिट से कम कम है तो लॉट को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर डिफेक्टिव्स लेस देन लोअर लिमिट है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर डिफेक्टिव्स अपर लिमिट से ज़्यादा है तो लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर डिफेक्टिव्स दोनों लिमिट के बीच में है तो रीसैंपल, मतलब फिर से नया सैंपल को लेके चेक करेंगे अपन, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इसका मेन फ़ायदा ये है कि इसमें ओवरऑल सैंपल साइज छोटा होता है कंपेयर टू सिंगल सैंपलिंग। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हम फाइनल डिसीजन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है। देन सीक्वेंशियल सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं।
ये क्या होती है? ये मल्टीपल सैम्पलिंग का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें आइटम्स को वन बाय वन एक एक करके सेलेक्ट किया जाता है। हर एक आइटम चेक करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, या फिर एक और आइटम को चेक करना है। ठीक है। सैम्पलिंग टर्म एंड इट्स डेफिनेशन। सबसे पहले एक्यूएल, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल। एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, एक्यूएल वो क्वालिटी लेवल है जिससे कंज्यूमर गुड मानता है। ठीक है। मेन आइडिया ये वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट है जिसे कंज्यूमर बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। मतलब कि एक लिमिट है जहाँ तक कंज्यूमर डिफेक्ट्स को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। प्रोड्यूसर हमेशा ऐसा सैम्पलिंग प्लान चाहता है जिसमें इक्वल लेवल लेवल या उससे कम डिफेक्ट्स वाले लॉट को एक्सेप्ट होने के चांसेस हाई हों। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इसे वर्स्ट टॉलरेबल क्वालिटी लेवल भी कहते हैं, मतलब इस हद तक डिफेक्ट्स चल जाएंगे। ठीक है। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? दिन में 15 मिनट तक इलेक्ट्रिसिटी ना होना कंज्यूमर बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। इक्वल लेवल एक्सेप्टेबल माना जा सकता है इसमें। बुक के हर पेज पर कम से कम एक स्पेलिंग मिस्टेक होना इतना एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और क्वालिटी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और क्वालिटी कंट्रोल के कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें बताया गया है कि जब कोई कंपनी प्रोडक्ट्स का पूरा बैच चेक करती है तो क्वालिटी डिसाइड करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एल मतलब लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव। इसका मतलब है वो मैक्सिमम खराबी जो जो कस्टमर बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा डिफेक्ट्स होने पर कस्टमर लॉट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। एओक्यू क्या है? एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी। ये बताता है कि इंस्पेक्शन के बाद फाइनल लॉट में एवरेज कितने परसेंट डिफेक्टिव आइटम बचे हैं। ठीक है। एओक्यूएल क्या है? एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी लिमिट। एओ ये एओक्यू मतलब एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी कर्व का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है जो मैक्सिमम एवरेज डिफेक्ट्स लेवल को दिखाता है। ठीक है। इसका फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है ए ओ क्यू का मैथमेटिकल फार्मूला है पी ए। पी ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड पी डी क्या है? इनकमिंग डिफेक्ट परसेंटेज, कैपिटल एन। एक सेकेंड। कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। कैपिटल एन क्या है? लॉट साइज, स्मॉल एन क्या है? सैम्पल साइज। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है। देन रिस्क एंड एरर के बारे में बात करते हैं। क्वालिटी चेक में दो तरह की गलती हो सकती है। प्रोड्यूसर्स रिस्क। प्रोड्यूसर्स रिस्क इसको अल्फा से शो करते हैं अपन। ठीक है। जब एक अच्छा लॉट गलती से रिजेक्ट हो जाता है तो ठीक है, तो इससे मैन्युफैक्चरर का नुकसान होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू यूजुअली इसकी 5% होती है। ठीक है। देन कंज्यूमर रिस्क टाइप। प्रोड्यूसर रिस्क को टाइप 1 एरर भी बोलते हैं, अल्फा से शो किया जाता है। कंज्यूमर रिस्क को बीटा से शो किया जाता है और इसको टाइप 2 एरर बोलते हैं। जब एक खराब लॉट गलती से एक्सेप्ट हो जाता है इससे कस्टमर का नुकसान होता है और स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी 10% होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं ओसी कर्व की, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है। ओसी कर्व ये दिखाता है कि सैम्पलिंग प्लान कितना अच्छा है। आइडल ओसी कर्व क्या होता है? ये एक परफेक्ट एल शेप का होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर डिफेक्ट एक्यूएल से कम है तो लॉट 100% एक्सेप्ट होगा और अगर ज़्यादा है तो 100% रिजेक्ट होगा। ठीक है। रियलिटी क्या होती है? परफेक्ट कर्व तभी मिल सकता है जब हम इन्फिनिटी पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को चेक करें जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसलिए रियल लाइफ में कर्व्स थोड़ा एस शेप या कर्व्ड होता है। ठीक है। समरी टाइप 1 अल्फा एक्शन रिजेक्ट गुड लॉट, रिस्क फॉर प्रोड्यूसर। टाइप 2 बीटा एक्सेप्ट बैड लॉट, रिस्क फॉर कंज्यूमर। ठीक है। इसमें क्या है? ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ओसी कर्व, जो कि एक फंडामेंटल टूल है क्वालिटी कंट्रोल में, किस फॉर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट लॉट बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। ठीक है। ओसी कर्व क्या है? ओसी कर्व एक ग्राफ है जो हमें बताता है कि किसी लॉट को एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी क्वालिटी लेवल क्या है। ठीक है। तो ओसी कर्व क्या है? एक ग्राफ है जो हमें बताता है कि किसी लॉट के एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी पी ए क्या है और उसकी क्वालिटी लेवल पी किस बेसिस पर है। ठीक है। तो इसके एक्स एक्सिस में क्या होता है? ये लॉट क्वालिटी फ्रैक्शन डिफेक्टिव दिखाता है और वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस पी ए दिखाता है। ठीक है। कुछ की टर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक ग्राफ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं उसमें। एक्यूएल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, ये वो क्वालिटी लेवल है जिससे हम गुड मानते हैं। इस पॉइंट पर एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, यूजुअली 95% होती है। जहाँ जहाँ अल्फ़ा सॉरी जहाँ पे अल्फ़ा क्या कितना होता है? अल्फ़ा होता है 0.05। ये प्रोड्यूसर्स रिस्क होता है। ठीक है। आरक्यूएल रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल। ठीक है। ये वो क्वालिटी लेवल है जिसे हम बैड मानते हैं। इस पॉइंट पर एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, यूजुअली 10% होती है। और जहाँ पे बीटा कितना होता है?
0 पॉइंट विच इज़ कंज्यूमर्स रिस्क, जो कि कंज्यूमर्स रिस्क होता है, ठीक है। इन डिफरेंट जोन AQL और RQL के बीच का एरिया होता है जहाँ क्वालिटी ना तो बहुत अच्छी होती है और ना बहुत बुरी होती है, ठीक है। कुछ फार्मूलाज हैं एक्सेप्टेंस का कैलकुलेट करने के लिए, कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। PA इज इक्वल टू P इफ D लेस और इक्वल टू C, ठीक है। तो ये निकल के इतना आएगा, समेशन ऑफ D इज इक्वल टू 0 टू C एंड CD PD एंड 1 माइनस P पावर 1 माइनस P पावर, यहाँ पे पावर में n माइनस डी होगा, ठीक है, n माइनस डी, ठीक है। n क्या है, सैम्पल साइज है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये फार्मूला है। कितने तरह के ओसी कर्व होते हैं, टाइप्स ऑफ ओसी कर्व। टाइप ए, ये फाइनाइट प्रोडक्शन लिमिटेड स्टॉक से आए हुए इंडिविजुअल लॉट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टाइप बी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस या इन्फिनाइट साइज लॉट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सैम्पल साइज की बात करते हैं, स्मॉल एन। अगर हम सैम्पल साइज एन बढ़ाते हैं तो ओसी कर्व ज़्यादा स्टीप, मतलब ज़्यादा खड़ा हो जाता है, मतलब स्टीप रहेगा ऐसे एकदम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्लान गुड और बैड लॉट्स के बीच बेहतर तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर पाता है। एक आइडल ओसी कर्व बिल्कुल वर्टिकल होता है, ठीक है। इसमें क्या है इसमें हमें बताया गया है कि चेंजेस ओसी कर्व चेंजेस जब होता है व्हेन यू एडजस्ट द सैंपल साइज एंड द एक्सेप्टेंस नंबर। ओसी कर्व चेंज होता है जब अपन सैंपल साइज और एक्सेप्टेंस नंबर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल टर्म्स में ओसी कर्व शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन इट, ठीक है। ओसी कर्व क्या शो करता है, सिंपल टर्म्स में बात देखें तो ओसी कर्व ये लॉट को एक्सेप्ट करने की वो प्रोबेबिलिटी शो करता है किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन इट, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सैंपल साइज, सैंपल साइज को इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो व्हेन यू इंक्रीज द सैंपल साइज, जब अपन सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं वाइल कीपिंग द एक्सेप्टेंस नंबर कांस्टेंट, तो कर्व जो है स्टीपर हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप ज़्यादा आइटम्स चेक करोगे तो कर्व और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ जाती है, अच्छे लॉट्स एक्सेप्ट होने के चांसेस और बुरे लॉट्स को रिजेक्ट होने के चांसेस दोनों क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस नंबर, when you increase the acceptance number C while keeping n constant, the curve moves to the right। जब अपन acceptance number C को इंक्रीज करते हैं और मतलब n सैंपल साइज को कांस्टेंट रखते हुए, तो कर्व राइट मूव करता है, ठीक है। अगर आप C को बढ़ाते हो, मतलब ज़्यादा डिफेक्ट्स अलाउ करते हो, तो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस PA बढ़ जाती है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर रिस्क होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा कम हो जाता है क्योंकि अब लॉट रिजेक्ट होना मुश्किल है, लेकिन इससे कंज्यूमर रिस्क बढ़ सकता है क्योंकि खराब लॉट भी एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ मिलिट्री स्टैंडर्ड है 105E, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। AQL बेस्ड, ये स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल पर फोकस्ड होता है। पहले इसे मिलिट्री स्टैंडर्ड 105A कहते थे, फिर 1989 में 105E बना, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है, अब इससे रिप्लेस करके मिलिट्री स्टैंडर्ड 1916 या स्टैंडर्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर विच इज़ इन, जो कि अक्टूबर 2008 से लिया गया था, उससे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मिलिट्री स्टैंडर्ड 105E को रिप्लेस करके मिलिट्री स्टैंडर्ड 1916 या स्टैंडर्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके की पॉइंट क्या है, इसमें सैंपल साइज एन हमेशा लॉट साइज कैपिटल एन पर डिपेंड करता है, ठीक है। समी टेबल, अगर एन इंक्रीज होगा तो कर्व स्टीपर होगा और ज़्यादा सैम्पलिंग, मतलब लॉजिक क्या है, ज़्यादा सैम्पलिंग इंक्रीज, अगर एक्सेप्टेंस नंबर इंक्रीज होगा तो कर्व राइट शिफ्ट करेगा और ज़्यादा डिफेक्ट्स अलाउड होगा, मतलब एक्सेप्टेंस ईजी होगा, ठीक है। एन इंक्रीज होगा तो ज़्यादा सैम्पलिंग, मतलब बेटर एक्यूरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सैम्पलिंग चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।